अब आगे समझ लेते हैं नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, नागरिकता प्राप्त करने की विधियों को समझते हैं कि किस किस प्रकार से हम लोग नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। पहला विधि है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। पहला है जन्म के आधार पर। पहला है जन्म के आधार पर। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दे दी जाएगी। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन उनके माता पिता भारतीय होने चाहिए। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दे दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारतीय हों, यदि उनके माता और पिता भारतीय हों। जन्म के आधार पर माता और पिता भारतीय हों। दूसरा विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता दे दी जाएगी। अगर कोई विदेश में है, कोई इंडिया के लोग हैं और विदेश में जाके कार्य कर रहे हैं, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। और उनका कोई बच्चा जन्म ले रहा है वहाँ पे, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन उनके माता पिता या दोनों में से एक कोई भारतीय मूल के हों, का नागरिक हो। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, जो इंडिया के लोग हैं जो विदेश में रह रहे हैं, उनको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन उनके माता और पिता में से कोई भी भारतीय हों। उस बच्चे का जो जन्म हुआ है उसके माता और पिता जो भारतीय होने चाहिए। तीसरा है, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाती है। जैसे सिक्किम को भारत ने अपने में मिला लिया, तो वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाती है। जैसे सिक्किम लिख लो यहाँ पे, सिक्किम जैसे सिक्किम। किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। अब आगे समझते हैं। चौथा विधि है पंजीकरण। चौथा विधि है पंजीकरण। इस विधि के द्वारा भारत प्राप्त करने के लिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को यहाँ पे अब 5 साल से बढ़ा करके ये 7 साल हो गया है। 7 साल तक लगातार भारत में रहना होगा। जब आप पंजीकरण विधि से जब आते भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो संविधान के अंदर कहा गया है कि अगर आप पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा लगातार। 5वां है देशीकरण। वैसा व्यक्ति जो भारत के अंदर एक भाषा को जानता हो, जैसे अनुच्छेद भाग 8 में 22 भाषाओं में कोई एक भाषा को जानकार हो, तो भारत की प्रति सकारात्मक सोच हो, भारत के प्रति आप अच्छा सोचते हो, चाहे वैज्ञानिक और कला में निपुण के साथ साथ भारत में 10 साल तक रह रहे हों। देशीकरण में वैसा व्यक्ति जो भारत में किसी एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक और कला में निपुण के साथ साथ भारत में 10 साल तक रह रहा हो, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। एक नागरिकता होता है ओवरसीज नागरिकता। एक नागरिकता ओवरसीज नागरिकता। इसे 2005 में लक्ष्मी माल
सिंघवी समिति द्वारा लाया गया था। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा इसे लाया गया था। यह बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेश में भी नागरिकता प्राप्त कर लिए हों। यह बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हों। इन नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है। बिना वीजा के भारत आ सकता है। नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति 3 से 1 अपने से जो त्याग देते हैं उसको नागरिकता, जो विदेशों में जाकर बस गए और यहाँ के नागरिकता को त्याग देते हैं उसके लिए है। एक बर्खास्त कर दिया जाता है नागरिकता। इसमें ये होता है बर्खास्त में कि अगर आप कोई देश विरोधी कार्य कर रहे हो, अगर कोई विदेशी नागरिक आया उससे अब मतलब कि कोई झगड़ा झंझट, चाहे पागल उगल दिवालिया हो जाए, किसी को मान लो किसी देश का प्रधानमंत्री अपने देश में पड़ा तो वहाँ पर आकर कोई थूक दे, चाहे कुछ भी कर दे, तो उससे ये नागरिकता समाप्त कर देते, एक वंचित कर दिया जाता है। मतलब आप किसी अवैध ढंग से नागरिकता प्राप्त कर लिए हो, किसी 5 साल आप 7 साल पंजीकरण का है, उससे आप 2 साल रहकर 7 साल का दिखाकर नागरिकता प्राप्त कर लिए हो, तो पता चलने पर आपकी नागरिकता को वंचित या समाप्त कर दिया जाएगा। और कुछ आगे इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं। एनआरआई क्या होते हैं? एनआरआई नॉन रेसिडेंस इंडियन। एनआरआई नॉन रेसिडेंस इंडियन, वैसा व्यक्ति जो भारत के अंदर न रह रहा हो, विदेश में काम करता हो। ऐसा व्यक्ति जो भारत में न रह रहा हो और वो विदेश में कार्य कर रहा हो, लेकिन वो भारतीय मूल का है और विदेश में गया हो कमाने के लिए 5 महीना, 6 महीना या 1 साल या 2 साल के लिए, उसे हम लोग एनआरआई कहते हैं। लेकिन वो भारतीय मूल का हो, यहाँ पे लिख दें लेकिन वह भारतीय हो। एनआरआई उसे कहते हैं नॉन रेसिडेंस इंडियन, वैसा व्यक्ति जो भारत में न रह रहा हो लेकिन विदेश में काम कर रहा हो, लेकिन वह भारत के निवासी हैं। जैसे कोई व्यक्ति फॉरेन जाता कमाने के लिए, उसे हम लोग एनआरआई कहते हैं। एक होता है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। PIO इसे कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यह पासपोर्ट की तरह कार्ड होता है। एक PIO का कार्ड मिलता है पासपोर्ट की तरह। एक यह कार्ड ऐसा मिलता है पासपोर्ट की तरह, आपको यह पासपोर्ट की तरह आपको एक कार्ड मिलता है। इसमें एक पासपोर्ट की तरह कार्ड मिलता है। यह उनको दिया जाता है जिनके माता या पिता, यहाँ माता पिता हटा दें, यहाँ जिनके पूर्वज लिख दें, यहाँ पूर्वज अच्छा रहेगा। जिनके पूर्वज भारतीय मूल के हों लेकिन वर्तमान में वह अन्य किसी देश की नागरिकता प्राप्त हो उनके पास मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यह पासपोर्ट की तरह कार्ड होता है। यह उनको दिया जाता है जिनके पूर्वज भारतीय मूल के हों लेकिन वर्तमान में वह अन्य किसी देश की नागरिकता प्राप्त हो उनके पास। किसी अन्य देश की नागरिकता उनके पास प्राप्त हो गई है लेकिन वो भारतीय मूल के थे पहले के पूर्वज, उनको दिया जाता है। लेकिन इनके साथ एक समस्या होती थी कि इनके हर 6 महीने पर अपना लोकेशन बताना पड़ता था FRRO को, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर के इनको 6-6 महीने पर अपना लोकेशन बताना पड़ता था कि आप कहाँ पे हैं। इनके साथ एक समस्या होती रहती थी। तो लेकिन अब यह 2015 में से समाप्त कर दिया गया है। 2015 में इसे अब समाप्त कर दिया गया है।
अब उसी के जगह पर OCI आ गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आ गया। यह भी एक पासपोर्ट की तरह होता है, कार्ड होता है, पासपोर्ट की तरह एक कार्ड होता है, ये ऐसा करता है। यह इसमें भी वीज़ा नहीं लगता है, यह FRRO में जाना नहीं पड़ता है। OCI भी यह इसी का एक रूप है, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। यह भी पासपोर्ट की तरह होता है, इसमें वीज़ा भी नहीं लगता, इसे FRRO में जाना नहीं पड़ता, मतलब फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इसको 6-6 महीने पर जाना नहीं पड़ता है। अब समझ लेते हैं हम लोग NRI के बारे में थोड़ा सा। NRI इसे NRI जो पैसा भेजते हैं विदेशों से इंडिया के अंदर, तो उसके लिए 3 अकाउंट हैं, 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। यह फेमा एक्ट के 1999 में लाया गया था, फेमा एक्ट जो 1999 में लाया गया था। द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया था उस समय। तो एक होता है NRO अकाउंट, मतलब नॉन रेसिडेंस ऑर्डिनरी अकाउंट, इसमें जो इंडिया का पैसा होता है और जो फॉरेन से कमा के भेजे हैं वो पैसा होता है, उसमें ये दोनों ऐड होते हैं, लेकिन इसमें टैक्स लगता है, एक होता है NRE अकाउंट, नॉन रेसिडेंशली एक्सटर्नल अकाउंट। इसमें केवल NRI का जो पैसा होता है फॉरेन इनकम होता है, जो विदेशों में जो पैसा कमाता है वह NRE अकाउंट में पैसा भेजता है। इसमें टैक्स नहीं लगता है, एक होता है जो विदेशों के अंदर अलग अलग देशों में कोई डॉलर में व्यापार कर रहा है, डॉलर में, रियान में, तो ऐसे जो व्यापार करते हैं इसको FCNR अकाउंट बोलते हैं। मतलब ये सेम करेंसी होता है, अगर डॉलर में डाले तो डॉलर में निकाल सकते हैं, रियान में डाले तो रियान में निकाल सकते हैं, मतलब जिस ढाका में डाले तो ढाका में निकाल सकते हैं, मतलब जिस करेंसी में आप वहाँ वो पैसे डालें उसी करेंसी में निकल लोग। लेकिन इसमें एक्सचेंज होता है, अगर आप डॉलर में डालेंगे तो यह रुपया में बदल जाता है, अगर आप इसमें डॉलर में पैसा डालें तो यह रुपया में एक्सचेंज होकर यह पैसा आपको मिलता है। लेकिन आप इसमें अगर आप डॉलर में डालें तो इसमें डॉलर में ही प्राप्त होता है पैसा, और इसमें डॉलर में डालेंगे तो यह रुपया में एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन इस पर टैक्स लगते हैं, यही अंतर होते हैं। अब इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको मूल अधिकार बताऊंगा। अधिकार, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल के बारे में बताऊंगा, तो ये वीडियो अब यहीं तक समाप्त होता है। जय हिंद।